आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोगों का जो बिहार एसएससी 10+2 लेवल का जीएस का ये पहला क्लास है ना। आज हम लोग जो है 2017 जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो जीएस का 50 क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर बिहार एसएससी 10+2 में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और फिर हम इन सारे टॉपिक्स के डिटेल क्लास को भी करेंगे, बट अभी प्रीवियस ईयर बस इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि आपको यह आइडिया लगे कि आखिर कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, है ना। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे, ये बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 का जो है, जो हमारा 10+2 का भी 11,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई है बेसिकली, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं क्लास, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये 2017 का है ना। तो हम सीधा, चूंकि क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो जल्दी से हम लोग क्लास को सीधा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, चैनल को। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस कई सारे वीडियोस हैं, आप उसे भी जरूर जाकर के देखिए, है ना। चलिए खैर क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज, भारत की जो पहली वन्य जीव संरक्षण योजना का नाम क्या था। देखिए, जो वन्य जीव संरक्षण योजना की शुरुआत कहां से हुई वो पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव, आप इसको ध्यान में रखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, अधिनियम, ये आया 1972 में। कई बार एग्जाम में इससे भी सवाल पूछ ले जाते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। ये 1972 में आया था। और इसी के तहत जो सबसे पहला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। इसका नाम क्या था, यहां टाइगर सिर्फ लिखा हुआ है, नाम था प्रोजेक्ट का, जो योजना थी वो थी प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये 1973 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये उत्तराखंड का एक बहुत फेमस पार्क, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है, आपने सुना होगा, उसको आप ध्यान में भी रखेंगे। वो हमारा क्या है, वो है हमारा जिम कॉर्बेट, वहां से ये शुरू हुआ, है ना। जिम कॉर्बेट जो हमारा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है ना, कहां पर है, वो हमारा उत्तराखंड में, यूटी उत्तराखंड में है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर यहां और झारखंड का जो एक टाइगर जो रिजर्व है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो आपका टाइगर नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, वो हमारा क्या, पलामू टाइगर रिजर्व, वहां से ये शुरुआत है। तो जिम कॉर्बेट और पलामू, आप पलामू का भी ध्यान में रखेंगे, है ना। जो पलामू टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है, पलामू टाइगर रिजर्व, ये झारखंड में है। टाइगर रिजर्व कहां पर है, हमारा झारखंड में है, ठीक है। ये हमारा झारखंड में, आप ये ध्यान में रखेंगे, इससे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में था, ठीक है। इस बात समझ में आ रही है। चलिए, कुछ और भी बातें इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, बाकी ये गिर तो एक है ना, जो गिर नेशनल पार्क है, कहां पर है, गुजरात में, है ना। हम सब जानते हैं कि गिर एक बहुत ही फेमस जो है नेशनल पार्क है। ये कहां पर है, हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें राइनो, देखिए यहां पर आप अगर ऑप्शन को डिस्कस कर ले, समझे, तो राइनो से संबंधित भी एक प्रोजेक्ट आया था। दरअसल 2020 में राइनो विजन करके एक प्रोजेक्ट आया था, है ना। राइनो विजन 2020, राइनोसोरस जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसके संरक्षण के लिए 2020 में राइनो विजन 2020 लाया गया था, ठीक है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। राइनोसोरस के लिए जो फेमस जो स्टेट है आप सब जानते हैं, वो असम है। और असम में भी राइनो के लिए, है ना, जो एक सिंग वाला होता है, जो वन हॉर्न राइनोज होता है, उसके लिए बहुत फेमस जगह कौन सा है, काजीरंगा। देखिए, असम के और भी जो पार्क है ना, जैसे ये काजीरंगा में, तो ये काजीरंगा तो फेमस है ही राइनोस के लिए। इसके अलावा आप वहां पर मानस नेशनल पार्क है, उसमें भी आपका जो है, वहां पर भी आपको जो है वन हॉर्न राइनोज मिल जाएगा। तो राइनो ये ध्यान में रखेंगे। तो राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखिए हंगुल की अगर मैं बात करूं,
इसको है ना बेसिकली रेड स्टेक भी कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो हंगुल को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसको संरक्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने 1970 के दशक में 1970s में जो है प्रोजेक्ट हंगुल चलाया था। तो देखिए सारे ऑप्शंस को भी आप समझिए, ये आपके आने वाले जो एग्जाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक डिस्कशन था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है ना। हम सब जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, हमने संविधान लागू किया 1950 में, और उसी समय है ना 1950 में ही हमने योजना आयोग की शुरुआत की थी। योजना आयोग का काम था, आपने पंचवर्षीय योजना का नाम सुना होगा, तो भारत के विकास के लिए है ना वो प्लानिंग करते थे, उसको प्लानिंग कमीशन भी हम लोग कहते थे। तो ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, पंचवर्षीय योजना आ रही थी, है ना। कुल 12 पंचवर्षीय योजना आई थी, जिसमें 11 तो आप जानते हैं कि कंप्लीट हो गई थी और 12 के हम लोग नीड में रह गए थे, ठीक है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार यानी बीजेपी सरकार आई, उन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके उसके नीति आयोग की शुरुआत की। देखिए नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त है ना 2014 को लाल किले से इसकी घोषणा की थी। लेकिन ये बना कब है ना, नीति आयोग की शुरुआत हुई कब से, तो ये हुई थी जनवरी 2015। जनवरी में भी कब से, 1 जनवरी को, ये ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015 से जो है वो नीति आयोग की शुरुआत हुई। तो योजना आयोग यहां खत्म कर दिया गया और नीति आयोग की उसके स्थान पर शुरुआत हुई। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपसे ये भी सवाल पूछता है कि योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की शुरुआत कब हुई थी। योजना आयोग जो पहले था है ना, तो योजना आयोग की शुरुआत हुई थी 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। टोटल 50 क्वेश्चन है ना। जैसा आपने सिलेबस भी देखा होगा, तो जीएस में 50 क्वेश्चन है, साइंस के अलग से, तो हम लोग उसको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पर एक सवाल है कि पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, ठीक है। देखिए पौनार की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये समझिए कि पौनार ये जगह है कहां पर, ठीक है। अगर मैं पौनार की बात करूं तो पौनार आपका कहां पर है, देखिए पौनार जो है महाराष्ट्र में है। कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो पौनार कहां पर है, महाराष्ट्र में। सवाल यह पूछा है कि पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। देखिए वैसे तो आप ऑप्शन से इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर क्या है, विनोबा भावे, है ना। देखिए विनोबा भावे एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, हमारे देश में इनका एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। जैसे इनका संबंध भूमि सुधार आंदोलन से भी बहुत रहा है, ठीक है। तो आप विनोबा भावे का नाम याद रखेंगे, है ना। ये पहले सत्याग्रही भी थे, ठीक है। तो आप इनके बारे में ध्यान में रखेंगे। महाराष्ट्र में इन्होंने पौनार आश्रम की स्थापना की थी विनोबा भावे ने, और इन्होंने आंदोलन के बाद का जीवन इसी आश्रम में बिताया था। तो आप इस बात को नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है। देखिए जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, है ना। जम्मू कश्मीर, ये सवाल ऑब्वियसली 2017 का एग्जाम का है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जम्मू कश्मीर की उस समय जो आधिकारिक भाषा थी 2 थी, उर्दू और इंग्लिश, है ना। तो उस समय जम्मू कश्मीर की, यहां आंसर क्या हो जाएगा, उर्दू। और उर्दू के साथ वहां पर जो आधिकारिक भाषा थी वो इंग्लिश थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 2020 में बेसिकली, ठीक है, आप ये ध्यान में रखेंगे कि 2020 में एक संशोधन किया गया और जम्मू कश्मीर की जो आधिकारिक भाषा है उसको बदला गया। बदला एक्चुअली क्या गया, उसमें 3 और जोड़े गए, है ना। कौन कौन से जोड़े गए, अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 5 आधिकारिक भाषा है, उर्दू, इंग्लिश, इसके अलावा हिंदी भी वहां की आधिकारिक भाषा होगी, ऑफिशियल आधिकारिक भाषा जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। इसके अलावा डोगरी भी वहां की आधिकारिक भाषा हो गई, है ना। और डोगरी के साथ साथ कश्मीरी भाषा भी वहां की, है ना, आधिकारिक भाषा हो गई है, कश्मीरी भी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सा, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी और कश्मीरी, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये आप याद है, पंजाबी तो पंजाब की भाषा है, आप जान ही रहे हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अब हमारे जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? देखिए ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? वो है डायट, है ना। क्या नाम है? तो इसका नाम जो है वो है डायट। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? वो डायट कहते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया है, एक ड्यूमा पूछा जाता है, वो कहां की है ना। आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, है ना, कि ड्यूमा कहां का है। ड्यूमा जो है वो कहां की पार्लियामेंट का नाम था, ठीक है। तो ड्यूमा कहां का पार्लियामेंट का नाम है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रियाल जो है वो किस देश की मुद्रा है? देखिए रियाल कहां की मुद्रा है ये आपको बताना है। ये जो हमारा बिहार एसएससी का अगर आप क्वेश्चन देखें तो मुद्रा से तो एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। बीपीएससी के एग्जाम में भी देखने को मिलता है, बिहार के लगभग जितने दरोगा का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको जो है करेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला। तो करेंसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग डिटेल क्लास, जैसे मैंने कहा भी कि सारे है ना टॉपिक्स के डिटेल क्लास होंगी। ये तो बस प्रीवियस ईयर आपका डिस्कशन है, डिटेल क्लास होगी, वहां पर हम लोग जो है ये बात सारे ही इंपॉर्टेंट जो करेंसीज हैं उसको पढ़ेंगे। खैर यहां पर बात करते हैं। देखिए रियाल कहां की मुद्रा है? तो ये आप सबको पता भी होगा शायद, है ना, कि ये सऊदी अरेबिया कहां की मुद्रा है? ये सऊदी अरेबिया की बात है, मुद्रा है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर ऑप्शंस को देखें तो रोमानिया, अगर रोमानिया की बात करें तो इसकी मुद्रा का नाम क्या है? लियू। क्या नाम है? लियू। स्पेलिंग LIU होता है इंग्लिश में, है ना, लियू है। पाकिस्तान की मुद्रा तो आप जानते हैं उसका रुपया ही है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें अंगोला, देखिए अंगोला कोई कंट्री नहीं है, आप सब जानते हैं अंगोला जो है वो कैपिटल है, ठीक है, टर्की का कैपिटल है, तो तुर्की की राजधानी है, ठीक है। तो तुर्की का अगर मैं बात करूं इसका करेंसी क्या है, ठीक है, तो तुर्की का जो करेंसी है वो है लीरा। क्या है हमारा? तुर्की के करेंसी की अगर बात करें तो लीरा है। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं, जैसे मैं कुछ यहां पर नाम ले रहा हूं, फिर हम लोग डिटेल क्लास में देखेंगे। जैसे अगर आप रूस की अगर बात करें तो रूस का कई बार पूछा गया है, क्या है? रूबल है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल है। अगर आप यूएसए के जैसा एग्जांपल, यूएसए की बात करें तो यहां पर आप सबको पता है यहां डॉलर चलता है ना, यहां पर हमारा डॉलर चलता है। इसके अलावा अगर देखें जैसे हमारा पड़ोसी देश है चीन है, चीन की मुद्रा या तो हम उसको दो नाम से जानते हैं, या तो हम उसको युआन कहते हैं या हम उसको रेनमिनबी कहते हैं। तो रेनमिनबी है ना, रेनमिनबी कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जापान का कई बार पूछा गया है ना, जापान की मुद्रा, उसकी मुद्रा क्या है? वो है येन है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत सारी है, ये तो मैंने कुछ बताए, बहुत सारे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे और वो हम लोग डिटेल क्लास में देखेंगे। आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, बाकी हम लोग क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। भारतीय ध्वज में पहिए का जो रंग है वो कौन सा रंग का है? बहुत लोग इसमें दो कलर में कंफ्यूज होते हैं, ब्लू और जो हमारा ब्लैक है, ठीक है। बहुत लोगों को नॉर्मली दिखने वो ब्लैक लगता है, लेकिन दरअसल ये कैसा कलर है? ये ब्लू कलर का है ना। तो आपका भारतीय ध्वज में जो पहिया याद होगा, वो पहिया अशोक चक्र है ना, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, है ना, ये अशोक चक्र से लिया गया है। तो ये इसका जो कलर है वो ब्लू होता है ना, डार्क ब्लू बेसिकली होता है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय ध्वज की, अगर यहां पर बात कर ले, है ना, तो आप सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? किसने किया था? पिंगलई वेंकैया, है ना। तो ध्यान में रखेंगे इनका नाम पिंगली वेंकैया, है ना, वेंकैया, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। यह भी पूछता है एग्जाम में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब, है ना, अडॉप्ट किया गया था, कब स्वीकार किया गया था? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 22 जुलाई, है ना, 22 जुलाई 1947 यानी कि आजादी के कुछ समय पहले ही, ठीक है, जो है वो हमारा क्या कर लिया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये क्या है हमारा? राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था ना, अडॉप्ट किया गया था। चलिए ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज, एक बेसिक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कमेंट में, राष्ट्रीय ध्वज का जो रेशियो होता है ना, राष्ट्रीय ध्वज को जो बनाया जाता है उसको किस रेशियो में बनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में आप करेंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्या? 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिए, वंदे मातरम हम सबको पता है किसने लिखा है, हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। राष्ट्रीय गान जन गण मन है और राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सबको पता है ना कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने, है ना, इसको लिखा था। पहले ये संस्कृत और बंगाली भाषा में लिखा गया था, बाद में इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट इसको किसने किया है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अरबिंदो घोष, है ना। तो अरबिंदो घोष ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। बाकी बातें आप ध्यान में रख सकते हैं कि वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। उसके अलावा ये पहले कौन सी भाषा में लिखा गया था, संस्कृत और बंगाली भाषा में लिखा गया था, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किसने करवाया है, अरविंदो घोष ने करवाया, ठीक है, या किया है बेसिकली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 9। देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। एसएससी जो हमारा सेंट्रल एसएससी है, उसमें भी इस बार कई सारे शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन क्या है, हिंदी जो वर्ष है, हिंदी जो महीने का नाम होता है, उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, हिंदी में जैसे अलग अलग जो हमारा त्योहार है वो हिंदी के कौन से महीने में पड़ता है। अंग्रेजी वाला जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो तो हम बहुत आसानी से जनवरी फरवरी वाला ध्यान में रखते हैं, बट हिंदी में हम लोग, हिंदी में 12 महीने हमारा जो चैत्र से शुरू होता है। तो ये यहाँ क्वेश्चन वही है कि चैत्र जो प्रायः कौन से महीने में पड़ता है, ठीक है, कौन से दिन बेसिकली पूछा गया पड़ता है। तो ये मार्च में पड़ता है ना, ये किस में पड़ता है, तो ये मार्च में 22 ऑफ मार्च को, या बोलिए कि मार्च में बेसिकली ये पड़ता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस बार कई सारे, जैसे पूछा गया था कि रक्षाबंधन कौन से हिंदी एसएससी सेंट्रल एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन जो है वो कौन से मंथ में मनाया जाता है। तो श्रावण मंथ में हम लोग जानते हैं कि मनाया जाता है। दीपावली कब मनाया जाता है ना, कौन से मंथ में मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप लोग हिंदी के जो मंथ है उसको भी ध्यान में रखेंगे और त्योहारों को उससे याद करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम हियर। ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार के एग्जाम में ही नहीं, बाकी सारे ही जितने रेलवे के एग्जाम हो, है ना, एसएससी के बाकी एग्जाम्स उसमें पूछा गया है। ये कहां से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद या मुंडको उपनिषद हम लोग कहते हैं, वहां हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, है ना। हम लोग इसको पढ़ेंगे भी डिटेल में, इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11। ये 11 क्या कह रहा है कि मार्च 2016 में एक ट्रेन चलाया गया था, गतिमान एक्सप्रेस का, दिल्ली और, है ना, निम्नलिखित शहर के बीच ट्रायल किया गया था, है ना। देखिए दिल्ली में भी कहां पर, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जो निजामुद्दीन है, ठीक है, वहां से, है ना, निजामुद्दीन जो है वहां से इसको, निजामुद्दीन, है ना, वहां से इसको चलाया गया था। कहां तक चलाया गया था, है ना, तो दिल्ली में निजामुद्दीन से लेकर के ये हमारा आगरा तक चलाया गया था। कहां तक चलाया गया था, आगरा तक। आपको ध्यान में रखना ये कहां तक चलाया गया था, आगरा तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, गतिमान एक्सप्रेस जो है उसका ट्रायल रन किया गया था, दिल्ली में निजामुद्दीन से लेकर के आगरा तक किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तमिलनाडु में पाए जाने वाली प्रमुख जनजाति है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि तमिलनाडु में पाए जाने वाली जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है, ठीक है। देखिए तमिलनाडु में जो सबसे प्रसिद्ध जनजाति है, वहां मुख्य रूप से 6 ट्राइब बहुत फेमस हैं, ठीक है। आपको यह ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु में 6 ट्राइब जो है वो बहुत फेमस हैं। उसमें से एक ट्राइब का नाम है इरुला। क्या नाम है, इरुला। इरुला के अलावा अगर देखें तो जैसे एक ट्राइब है वहां पर, है ना, उसका नाम टोड है ना, क्या है, टोड। तो एक ट्राइब है वहां जिसका नाम क्या है हमारा, वो है टोड है, उस या टोडा बोलते हैं बेसिकली, उसको टोडा बोलते हैं। उसके बाद इरुला, इरुला को इरुलर भी बोलते हैं, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या है, एक ट्राइब है जिसका नाम आप कोटस उसको बोलते हैं, है ना, एक कोटस हो गया। एक बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है एग्जाम में, कुरुम्बास, है ना। कुरुम्बास जो है ये भी कहां का ट्राइब है, ये भी तमिलनाडु का ही ट्राइब है। इसके अलावा एक ट्राइब है पनियास, है ना, पनियास ट्राइब जो है ये भी तमिलनाडु का ही ट्राइब है। और एक लास्ट जो है उसका नाम क्या है, कट्टू, है ना, कट्टू न्या, है ना,
कटुन्या है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये कटुन्या कान बोलते हैं इसको, कटुन्या कान, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सा हो गया? तमिलनाडु, जैसे मैंने कहा आपको 6 प्रमुख जनजाति है, कौन कौन सी है ना? एक तो इरुला, या इसको इरुलर भी बोलते हैं, इसके अलावा टोडा है, कोटस है, कुरुम्बास है, पनियास है और कट्टून्याकान है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 13 है ना। 13 क्या है? जारवा जनजाति यहां पाई जाती है। जारवा देखिए कहां की जनजाति है, ठीक है। जब जारवा की अगर मैं बात करूं है ना, तो जारवा जनजाति का संबंध किससे है? ये अंडमान की जनजाति है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड आपने सुना ही है ना, ठीक है। वो हमारी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जो कहां पर है? अंडमान। कहां पर? अंडमान एंड निकोबार जो है हमारा, वो हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। यहीं पर 10 डिग्री आपने सुना होगा है ना, जो है इस अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए खैर यहां पर आते हैं, तो यहां पर जारवा जनजाति पाई जाती है। क्या इसके अलावा और भी जनजाति है अंडमान में? बिल्कुल है, जो कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति है, देखिए आप उसका नाम, जैसे ओंग हो गया, एक जनजाति है ओंग, है ना, ये भी अंडमान की जनजाति है। एक है ना सोमपेन भी है ना, सोमपेन है ना, सोमपेन्स भी बोलते हैं इसको, है ना। एक आपने सुना होगा सेंट है ना, सेंटन है ना, सेंटलीज है ना, इसको बेसिकली हम लोग एक सेकेंड, सेंटिनलीज बोलते हैं ना, सेंटिनलीज है ना, ये बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखें, इससे भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो जारवा के अलावा, जारवा तो एक जनजाति है ही, ठीक है, इसके अलावा ओंग है ना, सोमपेन्स है ना, और सेंटिनलीज है, ठीक है। ये जनजाति कहां से बिलोंग करती है? अंडमान निकोबार आइलैंड से बिलोंग करती है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ऑथर ऑफ आनंद मठ वॉज, आनंद मठ के लेखक कौन है? देखिए ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वो आनंद मठ लिखा है, ठीक है, हम सब जानते हैं। आनंद मठ के बारे में एक दो और पॉइंट आप देखिए, आनंद मठ का जो प्रकाशन है ना, सबसे पहली बार ये प्रकाशित हुआ था, ये 1882 में हुआ था, 1882 में ये प्रकाशित हुआ। दरअसल बंगाल में आए एक अकाल से संबंधित है ना, ये इसमें उससे रिलेटेड ये बुक है बेसिकली, है ना। आनंद मठ संस्था भी है जिसकी स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है, और ये एक बुक भी है, ठीक है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। तो आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है, और ये बंगाल के अकाल से संबंधित है, उसके बारे में इसमें डिटेल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 15 होगा, 14 हो चुका है। हु रोट द ऑडेसिटी ऑफ होप? अब देखिए ये किताब जो है वैसे 2017 सब में ये किताब प्रचलित थी, ठीक है, आप इसका नाम बस ध्यान में रख लीजिए। तो इसको लिखा किसने था? ठीक है, देखिए इसको लिखा था प्रेसिडेंट ओबामा, अब नहीं है ना, उस समय प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। तो उन्होंने ऑडेसिटी ऑफ होप नामक किताब लिखी थी। इन्होंने और भी कुछ किताब लिखी थी, जैसे कि ड्रीम फ्रॉम माय फादर, प्रॉमिस लैंड, है ना, ये सब किताब लिखी थी। बट अभी ये किताब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में आने के इसके चांसेस नहीं के बराबर है, ठीक है। हाँ, एक बीच में जो एक किताब एग्जाम में देखी गई थी, इन्हीं की पत्नी है ना, जिनका नाम क्या है, मिशेल ओबामा, ठीक है, उन्होंने लिखी थी, एक किताब लिखी थी बिकमिंग, है ना, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। वैसे ये भी किताब अब पुरानी हो गई है ना, बिकमिंग एक किताब थी, एग्जाम में कई बार पूछा आया भी था, ठीक है, वो मिशेल ओबामा, इनकी जो पत्नी है, उन्होंने लिखा था, मिशेल ओबामा ने लिखा था, ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर है 16 है कि समय का वर्णन करने वाले संक्षिप्त रूप एडी शब्द का क्या अर्थ है? देखिए अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको ये दो टर्म है ना, 2-3 टर्म आपको देखने को दो टर्म तो आपको देखने को अवश्य मिला होगा। एक है एडी और एक आपने देखा होगा बीसी, ठीक है, ये दो डेट है। देखिए एडी को क्या बोलते हैं? एडी को तो यहां पर लिखा हुआ है ना, वो है हमारा एनो डोमिनी, ठीक है। एडी का जो फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, पूछता है एनो डोमिनी, और है ना ये जो है बीसी का क्या होता है? ये है हमारा बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। देखिए ये है क्या बेसिकली? देखिए जो बेसिकली जो है ना
जो फॉरेनर्स हैं या बोल लीजिए या ब्रिटिशर्स हैं, है ना, ये उन लोगों ने बेसिकली क्या किया, जो है उन्होंने इसको जो है डेट्स को जो है वो डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय के पहले को उन्होंने बीसी कहा, जहां डेट उल्टा है ना, उल्टा ऑर्डर में, यानी कि उसमें पहले 1500 आया, फिर 1000 आया, फिर है ना 500, 100, फिर 0, ये ऐसे करके आया, तो वो बिफोर क्राइस्ट बीसी करके काउंट किया जाता है। और फिर जब क्राइस्ट का जन्म हुआ, वहां से जो है इसको एडी कहा गया, उसको क्या कहा गया, एडी कहा गया, एनो डोमिनी इसको कहा गया। बात समझ में आ रही है, आप ये ध्यान में रखेंगे। तो एनो डोमिनी का जो अर्थ होता है वो इसका एक अर्थ जो होता है इन द ईयर ऑफ गॉड, यानी कि जब उनका जन्म हुआ था, है ना, एक ध्यान में रखेंगे इसका अर्थ क्या है, वो है इन द ईयर ऑफ गॉड, इसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ गॉड, है ना, यानी कि भगवान के समय में, है ना, भगवान के समय में, ठीक है। जब उनका जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो इन द ईयर ऑफ गॉड बेसिकली इसको कहते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 17, है ना, कि व्हेन इज मार्टिर्स डे या फिर शहीद दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जब शहीद दिवस की बात आती है तो बच्चों को एक कंफ्यूजन भी होता है। देखिए शहीद दिवस हमारे यहां दो हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जब हम शहीद दिवस की बात करते हैं, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, मार्टिर्स डे हमारे यहां शहीद दिवस दो तरह का है, ठीक है। एक जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, है ना, कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को, है ना, 30 जन 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। आप सब जानते हैं कि नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी, हमारे राष्ट्रपिता कहते है ना को, तो उसमें शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन शहीद दिवस की शुरुआत जो है उससे कहीं पहले हुई थी, है ना। और शहीद दिवस पहले कब मनाया जाता था, या हम लोग अभी जो मनाते हैं, है ना, वो दूसरा डेट क्या है, वो है 23 मार्च। ये शुरू हुआ था 23 मार्च 1931 से, 1931 से, है ना, 23 मार्च 1931। आप सबको याद होगा क्यों, और हम लोग हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना। हमारे देश के, है ना, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े देशभक्त, है ना, एक नहीं बेसिकली 3 देशभक्त थे, है ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, है ना। इन तीनों को इसी डेट पर फांसी दी गई थी और इसलिए भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो ये याद रखेंगे 30 जनवरी, क्योंकि ये महात्मा गांधी का जो डेथ है ना, महात्मा गांधी, है ना, उनका जो डेथ एनिवर्सरी है उनका। और 23 मार्च जो है जब भगत सिंह, सुखदेव, है ना, भगत सिंह, इसके अलावा कौन थे, राजगुरु, है ना, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, ठीक है, 23 मार्च 1931। तो ये हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि द फियर ऑफ नॉट हैविंग एक्सेस टू योर मोबाइल फोन, है ना, और लूजिंग एक्सेस इज कॉल्ड, है ना, कि मोबाइल फोन तक पहुंच न होने के डर को क्या कहा जाता है ना। देखिए इसको जो कहा जाता है इसको बोला जाता है नोमोफोबिया कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको, नोमोफोबिया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सेकेंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नोमोफोबिया। तो मोबाइल फोन से दूर रहने का जो फियर होता है, ठीक है, आजकल लोग बहुत ज्यादा मोबाइल से एडिक्टेड है, हम सब एडिक्टेड है एक्चुअली, है ना, कुछ लोग थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नोमोफोबिया। उसके अलावा अगर बाकी ऑप्शंस को भी आप देख सकते हैं, मोनोफोबिया, या इसको हम लोग ऑटोफोबिया भी कहते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, इसको ऑटोफोबिया भी कहते हैं, ऑटोफोबिया, है ना, इसको ऑटोफोबिया बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग अलोन, है ना, जब आपको अकेलेपन का डर होता है, फियर ऑफ बीइंग अलोन, है ना, फियर ऑफ बीइंग अलोन, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या, मोनोफोबिया, या इसको ऑटोफोबिया हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सीनोफोबिया क्या होता है, देखो देखिए अब ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, एक होता है सीनोफोबिया और एक होता है जेनोफोबिया, ठीक है। देखिए मैं दोनों ही बता दे रहा हूं। सीनोफोबिया का मतलब होता है कि जब आपको चाइनीज लोगों से, यानी चाइना के लोगों या चाइनीज प्रोडक्ट से आपको एलर्जी होती है, ठीक है, आपको उससे आपको पसंद नहीं होता, उसको सीनोफोबिया बोलते हैं। और जेनोफोबिया क्या बोलते हैं, जो होता है फियर ऑफ फॉरेन
कंट्री या पीपल है ना, उसको हम लोग बोलते हैं जेनोफोबिया। ठीक है, तो अब ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यूफोबिया, ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। यूफोबिया क्या कहते हैं, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है, इसमें अजीब सा फियर है, फियर ऑफ, है ना, गुड न्यूज, है ना। यूफोबिया हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फियर ऑफ गुड न्यूज, है ना। जो गुड न्यूज का फियर होता है, ये थोड़ा अजीब सा है ना, कि गुड न्यूज का फियर, तो गुड न्यूज के फियर को हम लोग यूफोबिया बोलते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 19। 19 के द फर्स्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे। अब सत्यजीत रे की जो पहली फिल्म थी वो कौन सी थी? आपने बहुत नाम सुना होगा। सत्यजीत रे जो है वो इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर है ना। इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर्स, है ना। या अगर आप देखें मतलब 20वीं सेंचुरी की बात करें, 20वीं शताब्दी की बात करें, तो सबसे बड़े डायरेक्टर के रूप में इनका नाम आता है। ठीक है, तो सत्यजीत रे जो है, इनके द्वारा जो निर्देशित पहली फिल्म थी वो पाथेर पंचाली थी। ये कब आई थी? ये 1955 में ये फिल्म आई थी, पाथेर पंचाली। इसके अलावा ऑप्शन को देखें तो जैसे इसमें अपराजितो है, ये भी उन्हीं की डायरेक्टेड फिल्म है, 1956 में आई थी, है ना। उसके अलावा आप देखें तो चारुलता, ये भी उनकी डायरेक्टेड फिल्म है, ये 1964 में आई थी। आप ये सब ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो सत्यजीत रे ने एडी एक्विडक्ट, ये ऐसा कोई फिल्म एक्चुअली है नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गड़बड़ है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हॉलीवुड फिल्म हो, बॉलीवुड फिल्म तो एक्विडक्ट कोई है नहीं। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। तो अपराजितो 1956 में आई थी, चारुलता 1964 में, और पहली फिल्म थी पाथेर पंचाली 1955 में आई थी। ठीक है, चलिए अच्छा, आप लोग एक कमेंट में आप लोग आंसर करेंगे, भारत में जो फिल्म है ना, फिल्म निर्माता या फिल्म निर्माण की अगर बात करें तो उसका जनक किसे माना जाता है? आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, वेयर इज द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया? कहां है? ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां है? आप सबने नाम सुना होगा। ये कहां पर है? ये कोलकाता में है। तो इंडिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है? वो कोलकाता में। ये यहां पर लिखा हुआ भी वैसे है कि भारतीय संग्रहालय कोलकाता भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसे कलकत्ता में, है ना, इसे कोलकाता में जो है वो इंपीरियल संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इंपीरियल संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 21। ठीक है, अच्छा एक चीज आप देखें, वो जो कोलकाता का जो हमारा संग्रहालय है वो बना कब था? वो 1814 में बना था। आप लोग ये नोट भी कर लेंगे, 1814 में कलकत्ता संग्रहालय का निर्माण हुआ था, 1814 में। अगले हमारा नया क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? ठीक है, देखिए पंचतंत्र बहुत फेमस किताब है ना, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। बाकी अगर बात करें, ठीक है, देखिए यहां पर जो राइटर है ये सारे इंपॉर्टेंट है, खास करके विशाख दत्त की अगर मैं बात करूं तो विशाख दत्त ने दो बहुत फेमस बुक, इनका जो एग्जाम में पूछा जाता है, आपने सुना भी शायद होगा, है ना, और नहीं सुना है तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। एक किताब है मुद्रा राक्षस, ठीक है, और एक है देवी चंद्रगुप्तम, है ना। क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। तो एक किताब हमारा क्या है? मुद्रा राक्षस, और एक हमारा है देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों ही किताब एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वराह मिहिर की अगर मैं बात करूं, है ना, तो इनकी एक किताब जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है वो है बृहत संहिता, है ना, बृहत संहिता। ये आप इसको भी याद रखेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे। तो बृहत संहिता जो है वो वराह मिहिर। अच्छा, इसका पीडीएफ जो है ना, बहुत लोगों को रहता है सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ आपको प्रथम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे, है ना, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जितने भी क्लास हो रहे सबके पीडीएफ आपको मिलेंगे, आप टेंशन फ्री रहिए, है ना। चलिए, उसके अलावा देखिए ईश्वर कृष्णा की जो किताब है, एक उनकी भी किताब कभी कभी पूछी जाती है, वो है ना, सांख्य कारिका, है ना। ये किताब का क्या नाम है? सांख्य कारिका, सांख्य कारिका, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 22।
हु वॉज द फेमस फॉर हिज नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, कह रहे कि आयुर्वेदा के अपने ज्ञान के लिए इसमें से कौन जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, आप ऑप्शन में कुछ नाम तो जरूर आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए, आप कुछ नहीं भी जानते होंगे तो आप आर्यभट्ट को तो जरूर जानते होंगे, है ना, जिसने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, बिहार से है ना, इस बिहार के धरती से है ना बिलोंग करते हैं, ये बिहार का सौभाग्य है कि यहाँ पर इतने महान लोगों का जन्म हुआ। तो आर्यभट्ट जो है ना, उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जीरो के कॉन्सेप्ट के अलावा उन्होंने पाई का जो वैल्यू है वो भी दिया था। ठीक है, वो भी है ना इन्होंने दिया। लेकिन इसका आंसर क्या होगा कि आयुर्वेद के अपने ज्ञान के लिए कौन जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं। ठीक है, ये आपने इनका नाम सुना भी होगा शायद, है ना, ये नाम कौन सा है ना, एक सेकेंड, ये है धन्वंतरी, है ना, कौन है, धन्वंतरी। आपने धन्वंतरी का नाम सुना है? अगर नहीं भी सुना है, देखिए धन्वंतरी दरअसल कौन थे, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, धन्वंतरी। देखिए हम सब जो है ना दिवाली या दीपावली मनाते हैं और उससे पहले हम लोग मनाते हैं धनतेरस। तो धनवंतरी के जन्म को ही जो है हम लोग धनतेरस के नाम से है ना या धनतेरस के रूप में मनाते हैं, धनतेरस। ठीक है, धन्वंतरी की एक कहानी है, एक स्टोरी है। कहा जाता है अपने समुद्र मंथन के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से सबसे अंतिम में जो देवता के रूप में है ना, या बेसिकली रत्न के रूप में बोलिए, कहा जाता है कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। उसमें जो आखिरी 14वां रत्न था वो स्वयं है ना जो देवता है धन्वंतरी वो निकले थे। ठीक है, कलश लेकर के निकले थे और उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग धनतेरस मनाते हैं, है ना। धन्वंतरी को जो है इनको देवता का वैद्य भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। इनको क्या कहा जाता है? इनको देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, देवताओं का वैद्य इनको कहा जाता है। तो इनका संबंध जो है वो आयुर्वेदा से है। बाकी अगर आप देखें दूसरे ऑप्शंस को देखें तो ब्रह्मगुप्त की अगर बात करें तो ये गणितज्ञ थे, है ना, और साथ ही है ना ये एस्ट्रोनॉमर भी थे। ठीक है, खगोलविद भी आप इनको कहते हैं, ज्योतिषी भी कह सकते हैं। भास्कर भी वही थे, है ना, ये भी गणितज्ञ थे और इनका भी संबंध जो एस्ट्रोनॉमी से था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। और आर्यभट्ट के बारे में मैंने बता ही दिया कि जीरो और पाई का कॉन्सेप्ट तो इन्हें, इसके अलावा भी इनके और कार्य हैं जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। देखिए आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? देखिए ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, आईपीएल लोगों का बहुत फेवरेट गेम भी है। तो आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी, है ना। पहली बार आईपीएल 2008 में खेला गया था। अच्छा, आईपीएल, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि पहला आईपीएल टाइटल किसने जीता था? ठीक है, पहला जो फाइनल हुआ था 2008 का जो फाइनल हुआ था वो जीता था राजस्थान रॉयल्स ने, है ना, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उन्होंने एक ही बार टाइटल जीता है और वो यही है ना जीता है 2008 में, राजस्थान रॉयल्स ने जीता है। सबसे ज्यादा टाइटल जीतने में अभी है ना मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जो है बराबर हैं। वर्तमान का जो विनर है वो चेन्नई सुपर किंग्स ही है, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो खैर 2008 का टाइटल किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और किसको खड़ा करके? चेन्नई सुपर किंग्स को। सबसे ज्यादा फाइनल में पहुंचने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, तो आप उसको भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 24। हुज निकनेम इज द वॉल? ये भी क्रिकेट का ही एक क्वेश्चन है कि वॉल किनका निकनेम? क्रिकेट में कई सारे लोगों का निकनेम है इंडिया में और वो पूछा भी जाता है। ठीक है, उनका निकनेम पूछा जाता है, कई बार उनके द्वारा लिखी हुई किताब भी पूछी जाती है। ठीक है, तो यहां तो खैर निकनेम से, तो पहले हम लोग निकनेम को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए द वॉल तो बहुत फेमस नाम है, ठीक है, और वो है राहुल द्रविड़ का। टेस्ट क्रिकेट में इनको आउट करना है ना पहाड़ तोड़ने वाली बात थी। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में ये जब आ जाते थे बैटिंग करने तो इनको आउट करना बहुत बहुत मुश्किल काम होता था, है ना, इसलिए इनको द वॉल भी कहा जाता था। ठीक है, बाकी अगर कुछ लोगों की अगर मैं बात करूं यहां पर जो है, ठीक है, यहां पर जो ऑप्शंस हैं उनका आप देख लीजिए। जैसे कपिल देव, इनके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, इनको हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपिल देव को जो है वो हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं, हरियाणा हरिकेन, है ना, इनको हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को। सचिन तेंदुलकर को तो आप जानते ही हैं, इनको कई नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है ना, मास्टर ब्लास्टर, है ना।
ब्लास्टर। इसके अलावा इनको लिटिल मास्टर भी कहा जाता है ना, इनको लिटिल मास्टर भी कहा जाता है, लिटिल मास्टर। इनके अलावा इनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं, है ना, क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं। तो ये सब सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है ना, ये सचिन तेंदुलकर का नाम है। इसके अलावा अच्छा यहां पर एक शोएब अख्तर, उनका भी नाम दिया है, दुनिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर में जो है ना। अच्छा इन्हीं के एक इंटरव्यू में इन्होंने ही खुद ये एडमिट किया था कि जो इंडियन प्लेयर जो सबसे कठिन जिसको आउट करना है वो है राहुल द्रविड़। वो राहुल द्रविड़ को आउट करना बहुत डिफिकल्ट काम था, इसलिए इनको द वॉल कहते थे, ठीक है। शोएब अख्तर का एक फेमस नाम जो है वो रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था इनको, है ना, रावलपिंडी एक्सप्रेस, इनको कहा जाता था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया है ना क्वेश्चन नंबर 24। 25 की अगर बात करते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस। देखिए पूछा जा रहा है कि रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, ठीक है, कहां पर है रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है। ठीक है, रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में एक बहुत फेमस जगह है, आप सब जानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जिनेवा, है ना। जिनेवा सिर्फ रेड क्रॉस का नहीं है, बल्कि जिनेवा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, और ये कई जो है ना कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। जैसे जो बहुत फेमस WHO उसका हेडक्वार्टर है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अगर जिनेवा की बात करें तो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका भी हेडक्वार्टर है ये। इसके अलावा आप एक और देखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में। अच्छा वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन का पहले हेडक्वार्टर एक समय न्यूयॉर्क में हुआ करता था, ठीक है, मतलब अमेरिका में हुआ करता था बेसिकली, लेकिन अब ये बाद में जिनेवा में शिफ्ट किया, वहां आतंकी हमला हुआ था उसके बाद यहां शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा एक आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, है ना, WMO वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मौसम विज्ञान से संबंधित जो विश्व संगठन है उसका भी हेडक्वार्टर है। इसके अलावा जिनेवा में विप्रो, है ना, विप्रो जो है उसका भी, सॉरी विप्रो नहीं, विपो का, है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसका भी जो है हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, वो जिनेवा में है, आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जिनेवा में इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है, आप ऐसे इस तरह से याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद होगा कि जिनेवा में किसका है। तो एक तो हमारा क्या हो गया, है ना, रेड क्रॉस हो गया, WHO, ILO, WTO, WMO, है ना, विपो यानी WIPO, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्ट्रिया का। देखिए ऑस्ट्रिया का कैपिटल है ना वियना, है ना, और वियना में भी कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे यहां पर एटॉमिक जो एनर्जी है उससे रिलेटेड, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका हेडक्वार्टर यहां पर है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपने, है ना, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ग्रुप सुना होगा, ओपेक, है ना, उसका भी हेडक्वार्टर जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना यहां पर है, ठीक है। इसके अलावा स्वीडन में वैसे तो किसी का हेडक्वार्टर है नहीं। यूके में अगर मैं बात करूं, यूके में किसका हेडक्वार्टर है, तो जो कॉमनवेल्थ नेशन है ना, कॉमनवेल्थ नेशन है, ठीक है, कॉमनवेल्थ जो राष्ट्र है ना, देश है, उनका हेडक्वार्टर जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एक और संस्था है एमनेस्टी, है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसका भी हेडक्वार्टर पूछा गया, ये सब क्वेश्चन है ना, तो ये भी कहां पर है आपका, ये यूके में। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, हु एक्सपेल्ड दाऊद फ्रॉम पटना एंड हाजीपुर। देखिए ये दाऊद इब्राहिम नहीं है, है ना, दाऊद जो है बेसिकली ये कौन थे, ठीक है, ये जिस समय अकबर का रूल था, शासन था, तो बिहार वाले रीजन में एक अफगानी शासक थे दाऊद, है ना, तो उनका यहां पर शासन था। बात समझ में आ रही है। तो इसको, है ना, 1574 में दाऊद को है ना 1574 में किसने हराया था, तो ये अकबर ने इनको डिफीट किया था, है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अकबर।
अकबर ने दाऊद को, अकबर खुद आए थे है ना सेना के साथ है ना, और उन्होंने 1574 में अफगान शासक दाऊद को डिफीट करके है ना उसको यहां से निकाला। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, तो ये अकबर हैं। ठीक है, बाकी हम लोग जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे है ना डिटेल में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, हाउ मेनी जेम्स वर देयर इन अकबर्स कोर्ट। अब देखिए अकबर के कोर्ट में जो है वो कितने, कह रहा है कि कितने जेम्स थे, यानी कि कितने रत्न थे। आपने अकबर के कोर्ट का बहुत फेमस आपने पढ़ाई होगा, उसके 9 रत्न हैं। 9 रत्न आपको याद रख लेने, मैं यहां नाम नहीं लिखूंगा, 9 नाम बहुत सारे नाम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूं, जैसे कौन कौन है, जैसे बिरबल थे है ना, राजा मानसिंह थे है ना, टोडरमल थे है ना, उसके बाद रहीम खाने खाना थे है ना, उसके बाद बहुत इस तरह के लोग जो हैं, बिरबल थे, बिरबल का नाम तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वो कहां थे, वो सब अकबर के जो है 9 रत्नों में। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, गोवा से पहले भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कौन सी थी। देखिए हम सब जानते हैं कि भारत तक जो समुद्री मार्ग की खोज है वो पुर्तगालियों ने 1498 में की थी, है ना। हम सबको क्या पता है कि भारत तक भारत तक का समुद्री मार्ग है ना, समुद्री मार्ग की खोज जो है, की खोज किसने की थी, है ना, ये वास्को डिगामा। हमने पढ़ा होगा है ना, आप सब ने पढ़ा है वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा ने की, कब की थी, 1498 में। और हम ये भी बात जानते हैं कि पुर्तगाली जो है वो भारत में आने वाले पहले यूरोपियंस, या फिर कहें कि पहला यूरोपियन कंपनी कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। तो जो पुर्तगाली आए थे वो केरल में आए थे, और केरल में उन्होंने किसको, कोचीन को अपना पहले कैपिटल बनाया। लगभग 1510 तक आप कह सकते हैं कि ये इनका कैपिटल बन चुका था, और ये कैपिटल 1530 तक रहा। 1530 में एक पुर्तगाली गवर्नर थे जिसका नाम क्या था, आप नाम ध्यान में रखेंगे, वो था नीनो डी कुन्हा, है ना, नीनो डी कुन्हा। इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने 1530 में राजधानी कर दी गोवा, है ना, यानी कि इन्होंने राजधानी को बदल दिया, शिफ्ट कर दिया। राजधानी कहां कर दी, गोवा। तो 1530 के बाद जो है पुर्तगालियों की राजधानी क्या रही, वो गोवा रही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहां तो कोचीन हो जाएगा। तो गोवा से पहले भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी। गोवा में कब गया, तो वो 1530 में। कौन लेकर के गए, नीनो डी कुन्हा, जो गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर। आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है ना, कि गुरु नानक जी का जो है, गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था। तो गुरु नानक हम सबको पता है, आपको भी ये पता होगा है ना, कि गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के पहले गुरु हैं, है ना। गुरु नानक की जब अगर बात की जाए है ना, तो सॉरी, गुरु नानक जो हैं वो सिख धर्म के, है ना, ये सिख धर्म के पहले गुरु हैं, है ना। सिख धर्म के, जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे तो सबको पता होना चाहिए, ये सिख धर्म के पहले गुरु हैं, है ना, पहले गुरु हैं। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हैं, 10 गुरु हैं कुल। हम सबको पता है कि 10 गुरु हैं, जिसमें से पहले जो हैं वो गुरु नानक हैं, और जो अंतिम है वो कौन से हैं, अंतिम यानी कि 10वें जो हैं, अंतिम यानी कि 10वें, वो हमारा कौन है, वो है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गोविंद सिंह। चलिए हम लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जो है गुरुद्वारा, यहां पर गुरुद्वारा भी है पटना साहिब में। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पर हुआ था, है ना। तो आप ध्यान में रखेंगे, सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे उनका जन्म बिहार पटना में हुआ था, पटना साहिब। यहां पूछा गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था। देखिए गुरु नानक का जो जन्म है वो हुआ था, है ना, वर्तमान में देखें तो ये जगह पाकिस्तान में है, तलवंडी, है ना। पाकिस्तान के तलवंडी में अभी वर्तमान समय में इसको कहा जाता है, यहां पर एक गुरुद्वारा है इसलिए इसको कहा जाता है
जाता है ननकाना साहिब, है ना, ननकाना साहिब कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में इस जगह को ननकाना साहिब के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का ये जन्म स्थान है। उनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1469 में, तलवंडी में 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो आप ये सब डिटेल ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क्या है ना, 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से बाहर कहां भेजा था? देखिए बहादुर शाह द्वितीय की जब हम बात करेंगे, है ना, बहादुर शाह द्वितीय ये अंतिम मुगल शासक थे। ये कौन थे? अंतिम मुगल शासक थे। बहादुर शाह द्वितीय कौन थे? अंतिम मुगल शासक थे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि 1857 का विद्रोह असफल रहा था। और इसके बाद जो है अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया। रंगून कहां पर है? ये बर्मा, जिसको अभी हम लोग म्यांमार कहते हैं ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। तो बर्मा, यहां पर उनको भेज दिया। कब भेजा था? 1858 में, है ना, 1858 में इनको भेज दिया गया था, ठीक है। 1862 में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1862 में जो है इनकी मृत्यु हो गई, है ना, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई रंगून में ही। तो आप ये भी बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 31। 31 क्या है हमारा? कह रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? देखिए यहां पर नाम एक्चुअली कोई भी नाम इसमें से नहीं है, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम जो है, अच्छा अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है ना, हम सब जानते हैं कि ये किसकी प्रसिद्ध किताब है? कालिदास की, है ना। आपने कालिदास का नाम सुना होगा, है ना, कालिदास का नाम सुना होगा। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब में से एक है अभिज्ञान शकुंतलम। और इसको जो ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में पहली बार सबसे प्रथम, वो कौन थे? वो विलियम जॉन्स थे, है ना। तो यहां विलियम जॉन निकोलसन का नाम दिया, लेकिन विलियम जॉन्स नहीं लिखा है, ठीक है, जबकि इनका नाम हर जगह विलियम जॉन्स है, ठीक है। और इन्होंने कब किया था? तो विलियम जॉन्स ने 1700, ठीक है, 1789 में जो है उसको ट्रांसलेट किया था। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां मैं कोई भी ऑप्शन टिक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जॉन विलियम्स का ऐसा नाम कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जॉन्स या जॉन विलियम, जो भी आप बोल लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 31, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी 32 की तरफ, 31 तो हमारा हो गया। 32 क्या है? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? देखिए जब अंतिम वायसराय की बात आती है तो हम सबको पता है कि आजादी के समय कौन थे? माउंटबेटन। तो माउंटबेटन एक तो क्या थे? ये अंतिम वायसराय थे, है ना, अंतिम वायसराय थे। इसके अलावा ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र, है ना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, प्रथम, है ना, गवर्नर जनरल भी थे, गवर्नर, है ना, गवर्नर जनरल भी थे। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले, बाकी हम इन लोगों को आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग हिस्ट्री का डिटेल क्लास करेंगे तो एक टॉपिक ही आपका आएगा गवर्नर और गवर्नर जनरल से, गवर्नर जनरल वायसराय इनसे रिलेटेड, वहां पर हम इन सबको डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 33। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह बहुत प्रसिद्ध है। ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। और जरूरी ये भी है क्योंकि वो बिहार से शुरू हुआ था। बिहार का जो चंपारण जिला है, आप जानते हैं अभी के समय में, है ना, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। तो यहीं से इनका ये आंदोलन सत्याग्रह शुरू हुआ था। ये उनका पहला सत्याग्रह और सफल सत्याग्रह था। हम सबको पता है चंपारण आंदोलन जो हुआ था सत्याग्रह, वो नील की खेती के विरोध में हुआ था। एक तीन कठिया प्रणाली थी, उसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था। हम सब इसके बारे में जानते हैं। हम लोग इसको अगेन वही हिस्ट्री के टॉपिक में डिस्कस करेंगे और डिटेल में हम इसको जानेंगे। फिलहाल आप इस पर इतना ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? 34 कह रहा है कि नेशनल हेराल्ड अखबार किसने शुरू किया था? देखिए नेशनल हेराल्ड अखबार की अगर बात करें, इसको शुरू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब शुरू किया था? 1938 में शुरू किया था, लखनऊ से। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में शुरू किया था, नेशनल हेराल्ड जो है वो शुरू किया था अखबार। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35। 35 क्या है? कह रहा है कि चंद्रगुप्त
मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज कौन था? आपने मेगास्थनीज का नाम जरूर सुना होगा, है ना। इनकी एक फेमस किताब भी आपने सुनी होगी, इंडिका का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है इंडिका, है ना, जिससे हमारे इतिहास के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं, है ना, खास करके मौर्य साम्राज्य के बारे में। देखिए ये मेगास्थनीज की अगर बात करें तो ये राजदूत थे, यानी ये क्या थे? एम्बेसडर थे। किसके एम्बेसडर थे? ये सेल्यूकस निकेटर, है ना, सेल्यूकस निकेटर जो है ना, सेल्यूकस निकेटर उसके दूत थे। सेल्यूकस निकेटर के ये कौन थे? दूत थे। देखिए सेल्यूकस निकेटर जिनके चंद्रगुप्त ने, जिसको चंद्रगुप्त ने डिफीट कर दिया था, ठीक है, और बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था और मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त के राज्यसभा में भेजा था। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36। कह रहा है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में से स्तूप प्रतीक जो है वो है। अब स्तूप किसका प्रतीक है? अब देखिए एक चीज यहां समझिए कि भगवान बुद्ध से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण प्रतीक हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। हम सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर स्तूप की बात करें, स्तूप जो है वो प्रतीक किसका है? वो डेथ का है। स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है वो मृत्यु यानी डेथ का प्रतीक है, मृत्यु का। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ये मृत्यु का प्रतीक है। अच्छा एक चीज यहां ध्यान दें, जो बौद्ध धर्म है उसमें इस घटना को जो है वो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे इसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। अच्छा बर्थ का जो, बर्थ की अगर बात करें, है ना, जन्म यानी, है ना, जन्म का जो प्रतीक है, जन्म का प्रतीक जो है वो है कमल यानी लोटस और ऑक्स, है ना, बैल, है ना। ये दोनों किसका प्रतीक है? तो ये जन्म का प्रतीक है, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें फर्स्ट सरमन यानी कि जो प्रथम उपदेश है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। प्रथम उपदेश की अगर बात करें, उपदेश की बात करें, फर्स्ट सरमन, तो इसका प्रतीक क्या है? देखिए फर्स्ट सरमन की अगर मैं बात करूं, प्रथम उपदेश की बात करूं, तो इसका प्रतीक है पहिया, है ना। इसका प्रतीक क्या है? तो इसका, हाँ, इसका प्रतीक है पहिया, ये ध्यान में रखेंगे। पहिया यानी कि व्हील, ठीक है। प्रथम उपदेश जो है इसका प्रतीक क्या है हमारा? यह पहिया यानी कि व्हील। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को नाम जो दिया गया फर्स्ट सरमन, इसी को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना, प्रवर्तन बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट सरमन यानी कि प्रथम उपदेश, इसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसका सिंबल क्या है? पहिया, व्हील है। अच्छा होम अबंडनमेंट, ठीक है, यानी जिसको आप हिंदी में कहें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्याग, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्याग का। त्याग का प्रतीक क्या है? त्याग का प्रतीक है अश्व, है ना। त्याग का प्रतीक क्या है? अश्व। अच्छा त्याग को ही जो है ना, त्याग को ही बौद्ध धर्म में या यहाँ इस त्याग को क्या कहा जाता है? इसको महाभिनिष्क्रमण, महाभि, है ना, निष्क्रमण कहा जाता है। तो आप ये सब नाम याद रखना होगा आपको, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं और उसका प्रतीक है अश्व यानी कि हॉर्स, है ना। जन्म का प्रतीक कमल और बैल है, ठीक है। डेथ यानी मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, इसका प्रतीक क्या है? तो वो यहां हमने देखा स्तूप है। वहीं फर्स्ट सरमन जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, इसका प्रतीक हमारा क्या है? पहिया, व्हील है। इसको प्रथम उपदेश कहा जाता है। एक और प्रतीक जो है आप याद रखेंगे वो है बोधि वृक्ष, है ना। यह है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष किसका प्रतीक है? हम सब जानते हैं कि बोधि वृक्ष जो है यहीं पर बुद्ध को, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। तो ये बोधि वृक्ष किसका प्रतीक है? निर्वाण, है ना। इसी को हम लोग हिंदी में निर्वाण या इसको एक और नाम कहते हैं समबोधि, ठीक है। इंग्लिश में इसी को इनलाइटनमेंट, हिंदी में अगर और कुछ कहें तो इसको ज्ञानोदय कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानोदय। आप ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट जो है प्रतीक हैं बौद्ध धर्म से जुड़े, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए, जो बहुत जरूरी है, आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में ये गारंटी है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37। 37 हमारा क्या हो जाएगा? कह रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था।
देखिए गुप्त वंश जो है एक बहुत प्रसिद्ध है ना वंश था, ठीक है। तो गुप्त वंश जिसमें आपने चंद्रगुप्त है ना फर्स्ट का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त सेकेंड, या आपने विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, आपने समुद्रगुप्त है ना का नाम सुना होगा, तो ऐसे नाम है, ठीक है। यहां पर पूछा है कि इनका अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक इसका विष्णुगुप्त है। देखिए हम लोग गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग हिस्ट्री में इसको डिटेल में है ना गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे। चलिए अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 38। 38 क्या कह रहा है कि एबेकस वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग, एबेकस की खोज जो है वो कौन से सिविलाइजेशन, कौन से सभ्यता के दौरान, देखो ये हुआ था ईरानियन सभ्यता। आपने ईरानियन अगर ना सुना होगा तो आपने ये सुना होगा है ना, क्या सुना होगा, मेसोपोटामिया। आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता तो जरूर सुनी होगी, ठीक है। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दो नदी, एक आपने टिग्रिस, आपने अगर पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा जान लीजिए, एक नदी था टिग्रिस, अभी भी है टिग्रिस, और यूफ्रेटस है ना, यूफ्रेटिस या यूफ्रेटस भी कहीं लिखा रहता है, यूफ्रेटिस बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों ही नदी के बीच में इस सभ्यता थी मेसोपोटामिया। आपने बेबीलोनिया का नाम अगर सुना हो, ठीक है, ये सब यहीं पर था, ठीक है। ये जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी, वैसे ही यहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये भी एक बहुत पुरानी सभ्यता है, आप ध्यान में रखिएगा, और यहीं पर अबेकस की खोज हुई थी, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 39, ठीक है। 39 क्या है कि विच कंट्री रूल्ड जर्मनी इन द 18th सेंचुरी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन कम रहते हैं बट एक आध देखने को मिलते हैं, तो आपको वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना होगा। देखिए अगर आप जर्मनी की बात करें तो जर्मनी पर 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया का शासन था, ठीक है। और अगर क्लास 9th में इसके बारे में टॉपिक है, क्लास 9th और 10th में इसके बारे में टॉपिक है, ठीक है। ऑस्ट्रिया एम्पायर जो यहां पर था वो हैब्सबर्ग एम्पायर नाम से था। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप ध्यान, हैब्सबर्ग साम्राज्य था, ठीक है, साम्राज्य। तो हैब्सबर्ग साम्राज्य का यहां पर शासन था, ऑस्ट्रिया उसी का पार्ट था, तो यहां पर ऑस्ट्रिया का शासन था है ना जर्मनी पर 18वीं शताब्दी में, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 40। 40 क्या कह रहा है कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कोरम है ना, कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना अंश आवश्यक है। सबसे पहले यह समझते हैं कि ये कोरम क्या होता है। देखिए कोरम का ही एक नाम और है जिसको बोलते हैं गणपूर्ति। क्या बोलते हैं हम लोग, गणपूर्ति। देखिए कोरम होता क्या है ना, ये क्या है कि सदन की बैठक के लिए, दोनों ही सदन की बैठक के लिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए, के लिए आवश्यक है ना, आवश्यक निश्चित सदस्यों की संख्या, निश्चित सदस्यों की एक संख्या निर्धारित की गई है, ठीक है, सदस्यों की संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी कि अगर इतने लोग होंगे तभी जो है सदन की बैठक होगी, अन्यथा सदन की बैठक नहीं होगी। आप ये बात समझ लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग कोरम या गणपूर्ति बोलते हैं। कितना चाहिए आपको, देखिए कोरम के लिए जो है 1/10 यानी कि 1/10 जितने भी टोटल सदस्य हैं, जैसे राज्यसभा में 250, लोकसभा में 550 हैं, ठीक है, तो उसका 1/10 यानी अगर आप यहां से कैलकुलेशन करें तो लोकसभा में कितने सदस्य हो जाएंगे, ये भी आपको पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है, कि लोकसभा में कोरम के लिए कितने लोग चाहिए, 55 चाहिए, ठीक है, और राज्यसभा में कितने चाहिए कोरम के लिए, ठीक है, तो कोरम के लिए राज्यसभा में चाहिए कितने, 25, 1/10 करेंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसको ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 41। 41 क्या है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहां प्रकाशित होता था। देखिए चार्ली, इसको शार्ली एब्डो भी कहा जाता है, तो शार्ली एब्डो का प्रकाशन जो है वो कहां पर होता था। ये देखिए शार्ली एब्डो की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये दरअसल एक क्या था, व्यंग मैगजीन था, है ना, ये व्यंग्य मैगजीन था, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और ये कहां था, पेरिस में, फ्रांस का ये एक प्रमुख व्यंग मैगजीन था, है ना। ये कहां है, पेरिस, फ्रांस में ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, पेरिस में प्रकाशित होता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 42 कि H1N1 इज कॉज्ड बाय, H1N1 किसके कारण होता है। देखिए H1N1 का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर आप
2009, आपको याद हो 2009 और 2010 के बीच में आपने एक फ्लू का नाम सुना होगा जिसको स्वाइन फ्लू बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? हमारा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू 2009-10 में आया था, जिसमें लोगों ने चिकन खाना सब छोड़ दिया था, ठीक है, चिकन मटन खाना छोड़ दिया था, क्योंकि जो है बेसिकली रूमर नहीं कह सकते, वो सच्चाई भी थी, क्योंकि ये जानवर से भी फैलता है, इसके अलावा ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड होता है, ठीक है, पिग से भी स्प्रेड होता है। बात समझ में आ रही है? जो स्वाइन फ्लू फैला था उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे 2009-10 में। स्वाइन फ्लू का संबंध ये H1N1 वायरस से ही है। वैसे इसका बहुत पुराना इतिहास है। अगर आप मैं बात करूं 1918 में जो है, ठीक है, स्पेनिश फ्लू आया था, यहीं से ये वायरस जो है वो प्रसिद्ध हुआ। स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में। बात समझ में आ रही है? कहां आया था? स्पेन में ऑब्वियसली आया था। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, वहीं से ये वायरस प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद 1977 में है ना रशिया में आया, जिसको रशियन फ्लू कहा गया, रशियन फ्लू कहा गया वहां भी, और फिर भारत में 2009-10 में ये इंडिया में भी स्वाइन फ्लू के रूप में आया, ठीक है। तो ये एक वायरस है H1N1, इसको याद रखिएगा, इसको इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, है ना, ये इसको कहा जाता है। तो कौन सा वायरस है? इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43। कह रहा है कि प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? देखिए बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंडिया में, सबसे प्रसिद्ध जो है वो जयपुर का है, और ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट या बिगेस्ट आप कह लीजिए लिटरेचर फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है, साहित्य महोत्सव के रूप में, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे आंसर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 44, ठीक है। 44 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी? यूपी का स्टेट फ्लावर क्या है? राज्य पुष्प क्या है? देखिए यूपी का राज्य पुष्प क्या है? वो है पलाश, है ना। अच्छा, यूपी का राज्य पशु अगर मैं बात करूं तो राज्य पशु क्या है? ठीक है, वो है हमारा क्या है? बारहसिंगा। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये बताएंगे, है ना, कि बिहार का जो है वो राज्य पुष्प और राज्य पशु बिहार का क्या है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे, तो आपको करना क्या है, बिहार और उसके आसपास जो सटे हुए नेबर्स हैं उसके राज्य पशु का नाम आप जरूर याद रखिए। राज्य पशु हो या फिर आप कह लीजिए, है ना, कि वहां का जो है पुष्प हो गया, है ना, ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात, क्वेश्चन नंबर हमारा है 45। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां से? बहुत साधारण क्वेश्चन है, हम सबको पता है कि वाल्मीकि जो है वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है बिहार में, ठीक है। 1978 में ये पार्क बना था, ठीक है। और ये कहां पर है? तो ये हमारा पता है कि वेस्ट चंपारण में, है ना, ये वेस्ट चंपारण है, पश्चिम चंपारण में ये हमारा है, ठीक है। आपको उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्या, है ना, ये हो जाएगा 46। भारत में पहली ऊन जो है ऊनी कपड़ा मिल कहां खोली गई थी? देखिए ऊनी कपड़ा मिल की बात करें, सबसे पहले ये शुरू हुआ था कानपुर में। कब शुरू हुआ था? कानपुर में शुरू हुआ था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये 1876 में 1876 में जो है कानपुर में पहला जो है ऊनी कपड़े के मिल की स्थापना की गई थी। इस बात को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये एमसीक्यू क्लास है, मैं बहुत डिटेल इसलिए भी नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि डिटेल में आपकी क्लास आएगी। मैंने पहले ही कहा है, हर जो आपका चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो या स्टैटिक का टॉपिक हो, हर सब्जेक्ट है उसके टॉपिक वाइज मैं क्लास लूंगा, ठीक है। वो टॉपिक आपको बना करके मैं क्लास कंडक्ट करूंगा, है ना। जो अच्छा खासा हमको, मेरे हिसाब से वो 150 क्लास होंगे जो आपको देखने होंगे, छोटा छोटा होगा, है ना। 15 से 20 मिनट का मैं चैप्टर वाइज क्लास करके लूंगा, है ना, जो आपका 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, है ना, और आपको बहुत फायदा होगा इस चैनल से, ये मेरी गारंटी है। अभी मैथ रीजनिंग का भी क्लास जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो आपका आज या कल से मैथ रीजनिंग का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए खैर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक रेशम की मुख्य कितनी किस्में हैं? देखिए प्राकृतिक रेशम की जब बात आती है तो उसकी 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 4 किस्में। कौन कौन सी हैं 4 किस्में? अगर मैं प्राकृतिक रेशम की बात करूं तो जो एक तो बहुत फेमस है जिसको मलबेरी या सहतूत बोलते हैं ना, एक सेकेंड, तो मलबेरी, है ना, मलबेरी या हम इसको सहतूत रेशम बोलते हैं, सहतूत रेशम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा रेशम की अगर बात करें, एक होता है एरी, है ना, एरी रेशम जो है वो भी है। एक आपने सुना होगा तसर, है ना,
तसर, ये भी बहुत प्रसिद्ध रेशम है। और एक होता है हमारा मूंगा, है ना, मूंगा भी एक प्रसिद्ध जो है वो प्राकृतिक रेशम है। तो ये चार आपको याद रखने, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ना इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सबको पता है कि इसका जो पीडीएफ है वो कहां मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको टेलीग्राम मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी क्लासेस सबके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, कोई चार्ज नहीं है, ना क्लास का चार्ज है, ना आपका कोई पीपीटी का चार्ज है, पीडीएफ का चार्ज है ना। आप जरूर, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 48 हमारा क्या है, ठीक है, कि जालियांवाला बाग कहां स्थित है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, जालियांवाला बाग की घटना आपने, है ना, ये एक जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है ना। कब हुआ था ये, 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल। अब क्या हुआ था, 1919 को हुआ था, है ना, याद होगा, जनरल डायर वाली कहानी, ठीक है। और अभी इस पर एक फिल्म भी आई थी, सरदार उधम सिंह जो है, ठीक है, आप जरूर आप उसको भी देख सकते हैं। विकी कौशल, जिनको है ना बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिल चुका है सरदार उधम सिंह के लिए, वो इसी पर बेस्ड था। तो खैर, जालियांवाला बाग कहां है, पंजाब का अमृतसर, वहीं पर यह स्थित है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ऑब्वियसली पढ़ेंगे, जब हम लोग ना आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर इन सबको डिस्कस करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 49 क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने अपनी जो है शिक्षा कहां प्राप्त की और फारसी कहां से की। देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म तो पटना साहिब में हुआ था, बिहार में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षा जो है वो पूरी हुई थी आनंदपुर साहिब में। कहां पर हुआ था, आनंदपुर साहिब। देखिए, गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम लोग पहले ही हमने देखा कि ये 10वें सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, ठीक है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की अगर मैं बात करूं, इनके पिता की मैं एक चीज पहले बताता हूं। इनके पिता थे, है ना, तेग बहादुर, है ना, सॉरी, इनके पिता कौन थे, उनके तेग बहादुर, है ना, तेग बहादुर। तो तेग बहादुर जो है ना, गुरु तेग बहादुर, इन्होंने ही आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी 1665 में, 1665 में, ठीक है। बाद में यही आनंदपुर साहिब से ही, है ना, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत करी, है ना। खालसा पंथ आपने सुना होगा, इससे कई बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा था। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी, इसी आनंदपुर साहिब में की थी। तो ये आनंदपुर साहिब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां गुरु गोविंद सिंह ने अपनी शिक्षा भी प्राप्त की थी, तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 50, कि अमजद अली खान को निम्नलिखित भूमिका के लिए जाना जाता है। देखिए, अमजद अली खान एक बहुत बहुत बड़े, है ना, क्या है, सरोदवादक। जब सरोदवादन की बात आती है तो इनका नाम, है ना, सर्वश्रेष्ठ सरोदवादक में आता है, ठीक है। सरोदवादक में और भी कई नाम है, ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खान है ना, उन्हीं के बेटे हैं अली अकबर खान, उनका भी सरोदवादन में नाम है। तो सरोदवादन में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इसकी मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना करके, है ना, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, शास्त्रीय संगीत, है ना, लोक जो शास्त्रीय जो नृत्य है, लोक नृत्य है, लोक संगीत है, इन सब पर मैंने ऑलरेडी क्लास, है ना, वीडियोस बना दिए, रिसेंटली बनाए, तो आप जरूर जाकर के देखिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का आज का डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है, ये बेसिकली आपका पार्ट 1 था, ठीक है। हम लोग अभी 2017 का पार्ट 2 जो, उसमें 50 क्वेश्चन जीके के करेंगे। इसके अलावा इसमें जो साइंस की क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्लास में, अलग क्लास में करेंगे। साइंस के 25 क्वेश्चन जो है ना, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, एक आप लोग के लिए, कि प्रथम क्लासेस में जो है ऑफलाइन बैच भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आई थिंक कि 2, है ना, जो है 2 बेसिकली अक्टूबर से जो है वो आपका, है ना, 2 अक्टूबर से आई थिंक ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप ऑनलाइन जुड़े रहिए, जो लोग ऑफलाइन बैच से जुड़े रहना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं ऑफलाइन बैच का इन्फो सारा शेयर कर दूंगा ऑनलाइन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।